और कुछ बेसिक सी सो आई थिंक जस्ट प्लीज लेट मी शो माय स्क्रीन टू यू गाइस। यस, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? क्लास प्लीज लेट मी नो। ओके ओके। सो यस, कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमने स्केल के ऊपर बात किया था, वो किस बेसिक फंडामेंटल्स थे। आज भी हम, ये हमारा सेकंड क्लास है। हम ट्राई ऐसा करेंगे कि सिक्स क्लास में प्रोबेबली हम क्लास आपको ओवर कर देंगे। अगर जरूरत लगता है देन हम देखते हैं संडे बैठ के उसको कंप्लीट कर देंगे। खैर, तो अभी जो हमारा सर्वे का हम पार्ट देख रहे हैं ये लीनियर मेजरमेंट्स पे है। आज एक डेढ़ घंटे का डिस्कशन रहेगा, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो हम फिर कंपास सर्वे के ऊपर मूव कर जाएंगे। इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो जो कंपास सर्वे है, कंपास सर्वे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए उस पर। कंपास सर्वे, इसमें क्या क्या आता है वो हम बाद में डील करेंगे। पहले जो हमारे इस लेक्चर का है वो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मेजरमेंट्स के ऊपर। दूसरा आते हैं, शुरू करते हैं अपना। कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है या क्वेश्चंस देखो डायरेक्टली इस पे पूछा जाता है, ठीक है। ये तो वो हम चीज जरा आपको बताएंगे किस तरीके से। सपोज एक बड़ा सा एरिया है, हमको इसको सर्वे करना है। तो इन द प्रोसेस ऑफ सर्विंग बहुत सी हम स्टेशन सेट करते हैं और उनका क्या यूज होता है और किस स्टेशन को हम क्या पूछ कहते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली पूछा जाएगा। मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट और बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज ये एक बड़ा सा एरिया है जो आपको सर्वे करना है। ये मान लीजिए मेन, ये जो बड़े से एरिया के ये जो पॉइंट्स हैं ये मेन कंट्रोल पॉइंट्स हैं। सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी। ये जो पॉइंट्स होते हैं जो मेजर बड़े से एरिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम, ये पॉइंट्स, इनको बोलते हैं मेन स्टेशंस। क्या बोलते हैं? मेन स्टेशन। फीचर क्या है? ये जो जहां के ऊपर जो मेन जो बड़ा सा एरिया है उसके जो दो मेन, ये जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जो मीट करती हैं इनको बोला करते हैं मेन स्टेशंस, ठीक है। दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे मेन सर्वे लाइन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डेफिनेशन सिंपल, व्हाट आर द मेन स्टेशंस। आप बेसिक सा समझ लो। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं है तो आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास में, वेबसाइट से जाके। मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बस उसको इत्मीनान से पेशेंस रख के आराम से उसको समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। बड़ा सा एरिया था, उसको जो उसके जो मेन फीचर्स थे, ठीक है, ये मेन जो स्टेशन थे। स्टेशन से होता है जहाँ के ऊपर आप ले जा करके इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, उनको मेन स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेन स्टेशन, ठीक है। दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को मेन सर्वे लाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है, सपोज इस मेन सर्वे लाइन के ऊपर एक यहाँ पे आपने लेवल सेट कर दिया। लेट सपोज दिस पॉइंट इज एफ। सपोज यहाँ के ऊपर आपने ले जाके सर्वे इंस्ट्रूमेंट भी रखा, क्यों? टू ड्रॉ इंटीरियर डिटेल्स। सपोज हो सकता था कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ से नहीं दिखा। इंटीरियर डिटेल्स इन स्टेशंस को जो मेन सर्वे लाइन, रिमेंबर मार्क माय वर्ड, मेन सर्वे लाइन, इसके ऊपर जो स्टेशंस हैं इन पे आपने जब कोई स्टेशन सेट किया, क्यों? टू टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। टू इंटीरियर डिटेल्स इसको बोला करते हैं टाई स्टेशंस। क्या बोलते हैं? टाई स्टेशंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर टाई स्टेशंस। तो टाई स्टेशंस क्या हो गए आपके? टाई स्टेशंस आपके हो गए जब जो इंटीरियर डिटेल्स के सेट लोकेट करने के लिए सेट किए जाते हैं एंड मेन सर्वे लाइन पे होते हैं। सपोज इसके ऊपर ए, यहाँ पे ये हर एक लाइन के ऊपर लेट सपोज ये यहाँ पे सेट कर दे, दिस पॉइंट इज एच। इन दोनों लाइन को अगर आपने मिला दिया ई एफ, इसको क्या बोल देंगे? टाई लाइन। डेफिनेशन क्या हो गया? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स टाई स्टेशंस, इसको बोल दिया आपने टाई लाइन। टाई स्टेशंस को हम एक और नाम से जानते हैं सब्सिडरी स्टेशंस, ठीक है। क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है कि टाई स्टेशंस या सब्सिडरी स्टेशंस, तो ऐसा नहीं होगा, दो स्टेशंस नहीं होता, दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। उसके बाद बेस लाइन क्या चीज होता है? बेस लाइन होता है सपोज जो आपने सबसे, दिस इज द लॉन्गेस्ट, इस अगर एरिया के हिसाब से देखा ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हुआ, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, longest survey line which divides area into approximately not two into two equal parts almost. Suppose AB, ये क्या हो गया आपकी बेस लाइन, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती है, फेयरली लेवल ग्राउंड है, इस तरीके से लिया कि which passes through the center of the area. ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट?
बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन फिक्स किए जाते हैं। इसको बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ हम मेजर करते हैं, हाई एक्यूरेसी, क्योंकि सारा सर्वे आपका इससे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर होते हैं कुछ चेक लाइन्स। चेक लाइन्स क्या चीज होती है? चेक लाइन्स होते हैं, नाम से लिखा हुआ है। चेक लाइन क्यों करेंगे? टू फाइंड द, अगर आपको, आपने जो सपोज आपने कोई ये जैसे जो आपने मेन लिखा हुआ है, ये आपने ये पूरा सर्वे किया हुआ है, अब आपको इसकी एक्यूरेसी देखनी है। एक्यूरेसी देखने के लिए आप क्या करेंगे? चेक लाइन डाल देंगे। सपोज चेक लाइन आपने यहाँ से कोई इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको आप फील्ड के ऊपर मेजर कर लेंगे, एंड जो आपने मैप ड्रॉ किया वहां से जो स्केल आएगा, स्केल से इसको वापस उसको वहां से एक स्केल निकाल करके फिर वहां से इसको कंप्यूट करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो सब हमने सर्वे किया हुआ उसमें कितना एरर है। अगर ऑलमोस्ट सेम है देन आपका सर्वे ठीक है। तो इनको क्या बोला करते हैं? ये हो गई चेक लाइंस। सपोज इस तरीके से हुआ, या ऐसे कोई कोई लाइन ड्रॉ कर लें, कहीं भी ले सकते हैं। सपोज सी दिस पॉइंट, अगर हम इसको के बोल देते हैं, तो जो सी के हो गया, सी के दिस इज अ चेक लाइन। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन है। अच्छा, इतना क्लियर है अभी तक? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफसेट। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑफसेट। ऑप्शन ए, ऑफसेट क्या होता है? जो आपका मेन सर्वे लाइन है, मेन सर्वे लाइन, ठीक है, मेन सर्वे लाइन से ये जो ऑफसेट होते हैं किसी एक फीचर के, दे आर द पेंडिकुलर डिस्टेंस, बी ऑब्लिक डिस्टेंस, सी बोथ, डी नन। ऑफसेट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर ऑफसेट्स? ऑप्शन वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सिर्फ मेन सर्वे लाइन से, ऑब्लिक डिस्टेंस है मींस किसी एंगल पे होगी, दोनों हो सकती हैं या इनमें से कोई नहीं है। क्लास प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ऑप्शन सी, एनीवन एल्स? ए बी सी बोथ, बोथ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। आपका जो ऑफसेट होता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हो, दोनों होता है, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक मींस सपोज कि ये कोई आपका सर्वे लाइन था, यहाँ से आपने ये कोई फीचर है, आपको इसको ड्रॉ करना, कोई हाउस हो सकता है, आप इसको कैसे मैप पे ड्रॉ करेंगे? इसके कॉर्नर्स का ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ऑब्लिक भी ले सकते हैं किसी एक एंगल थीटा के ऊपर। ये जो डायमेंशन है ये ठीक है, दिस ये ऑफसेट्स होते हैं। तो ऑफसेट्स दोनों हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी, ऑब्लिक भी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा? ऑफसेट्स आर, ऑप्शन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सिर्फ, ऑब्लिक डिस्टेंस है, दोनों है, कोई नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों। बस बेसिक सी चीजें हैं इसमें। सर्वे की जो सबसे अच्छी बात है ना वो यही है भाई, कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन सीधा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि व्हाट इज आवर ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्लिक्स, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है। तो इसको बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ना है। बेसिक सी चीजें हैं मेरे ख्याल से। एक होता है चेनेज, चेनेज बेसिक्स है बिल्कुल। चेनेज क्या चीज होती है? चेनेज होती है आपने सर्वे स्टार्ट किया, सपोज ए से बी तक गए, ए से बी, यहाँ से चेन शुरू की, ये मेजर किया, ये मेजर किया, ये मेजर किया, ये जो अलोंग दी, ये डायरेक्शन क्या है? प्रोग्रेस ऑफ सर्वे है, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, सर्वे। इस डायरेक्शन में जो आप ये मेजर कर रहे हैं, ये जो इसका चेनेज है, ये जो इसकी लेंथ है, इसको चेनेज कहते हैं। एक लैंग्वेज है अपना, बेसिक्स है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वेल कंडीशन ट्रायंगल? अच्छा, वेल कंडीशन ट्रायंगल की जरूरत क्यों पड़ती है? वेल कंडीशन ट्रायंगल, और हम इसको बनाते क्यों है, बताते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल का यूज क्या होता है? सपोज आपने यहाँ से सर्वे स्टार्ट किया, कोई भी चीज है आपका क्लोज ट्रावर्स है, ट्रावर्स आई थिंक हम आगे कवर करेंगे। ए पॉइंट से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, है ना, या कोई भी इस तरीके का सर्वे हुआ, अब जाते हैं इसमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स बन जाते हैं। इसका यूज ये होता है, वेल कंडीशन ट्राइंगल में हम ये इस वजह से लेते हैं, ठीक है, कि सपोज ये एक लाइन थी एंड उसके बाद ये, और आपने बहुत नजदीक कर दिया, ये दिस इज, ये एक स्टेशन है ए और एक ये है। हम जब इस तरीके का कोई जब सर्वे करते हैं, ठीक है, तो जो इंटरविजिबिलिटी है ये क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने के लिए ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो हम जो उसका लेआउट है, हम इस तरीके से उसको हम प्लान करेंगे कि जो इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशन है, इन सारे स्टेशन से, इधर से अच्छी हो। इसके लिए क्या करते हैं, एक रोल है कि जो इंटरनल एंगल्स हैं वो आपके 30 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, ये फॉलो किया जाता है कि वेल कंडीशंस ट्रायंगल की कंडीशंस को मीट करने के लिए, वेल कंडीशंस ट्रायंगल की कंडीशन को मीट करने के लिए आपके जो ये एंगल्स हैं, ये आपके 30 डिग्री टू 120 डिग्री होने चाहिए। क्यों? फॉर विजिबिलिटी, फॉर इंटरविजिबिलिटी। ठीक है, कि इनके इंटरसेक्शन सबको अच्छे से क्लियर दिखे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है,
कई बार पूछा गया हुआ है। व्हाट आर द, सपोज आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ए पार्ट, बी 130 डिग्री सपोज, है ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन डी, ठीक है, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, करेक्ट। आप इसमें से बता दिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, चारों ऑप्शंस में से सेट ऑफ इंटरनल एंगल सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। 30 to 40 डिग्री देखना है, ये 130 डिग्री बाहर हो गया, इंटरसेक्शन में जो अच्छे वो इसका ये इंटरसेक्शन क्लियरली विजिबल नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी पार्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, बस इसमें से इतनी पूछा जाता है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीजें आती हैं जो आपको देखनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ना क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि बताऊं कि किस तरीके से आता है, एक ये याद करने वाला है। इक्विपमेंट में पहला तो एक होता है आपके पास चेन, चेन कई टाइप की होती है एक्चुअली, ठीक है। चेन अब मैं आई थिंक जिसने भी सर्वे यूज किया पहली क्लास में, वो चेन लेकर के हम लेंथ नापा करते थे, ठीक है। अभी ठीक है, चेन के ऊपर उसके फीचर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है। मैंने नोट्स में ना ये चीज लिख रखी है, आप इसको रिमेंबर जरूर रखना है। एग्जाम के दिन जिस दिन भी आप जाए ना, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, गुंटर स्केल क्या है, गुंटर स्केल इसकी क्या होती है, ये होता है 66 फीट की होती है एंड इसमें लिंक होते हैं 100, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुंटर स्केल है उसमें कितने लिंक होते हैं या उसकी लेंथ कितनी होती है, आपको एज इट इज याद रखना, ठीक है। मैंने सारे स्केल एक जगह के ऊपर समराइज करके लिख दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। अच्छा, मैंने जो नोट्स शेयर किए हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, ये एक क्या है ना, इतना बेयर मिनिमम है सर्वे के लिए कंटेंट, एंड ये आप इतना अगर याद कर लेंगे जितना इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर उसको समझने में कोई डाउट है, मैं वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ क्लास में, अगर उसके बाद भी डाउट रहता है, यू आर वेलकम, आप आराम से मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मैंने कल भी शेयर किया था, आज भी शेयर कर दे रहा हूँ, स्पेस्ड रिवीजन 2024@gmail.com, ठीक है। आप मुझे इस पे मेल कर दीजिए। मैंने मैक्सिमम चीजों को जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, मैंने एक एक टॉपिक वाइज उनको सेग्रीगेट करके प्रॉपर नोट्स मैंने उसमें दे रखे हैं। आप इनका क्या कीजिएगा, आप इनका ना इसको A4 के ऊपर प्रिंट करा लेना, ठीक है। उसके बाद इतना आपको मिनिमम याद रखना है, फिर टाइम के साथ में जैसे आप टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज में सपोज, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी क्या होता है, थोड़ा सा हट के जा रहे हैं बट ये ना बाद में काम आती है, बिकॉज अभी जब ये दिस इज स्टार्ट है, हर सब्जेक्ट में ना यही आप हैबिट को बनाइए, क्योंकि ये मैं अपना खुद इसके ऊपर मैं करता था, मेरा क्या था, ठीक है, बिकॉज एट द एंड जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो फिर याद कुछ नहीं रहता है। ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ बस इतना ही याद होता है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं होगा। आज जैसे सर्वे 8 दिन चलता है, सॉइल सर ने 10-12 दिन अगर ले लिए तो आप 10-12 दिन में सॉइल पढ़ रहे हो, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि वो 12 दिन का एकदम से क्रिस्प आपको याद हो जाए। आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, सर्वे को आपको कैसे डील करना है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने नोट्स शेयर किए, नोट्स, ठीक है, ये नोट्स, इसका आपको निकाल लेना है प्रिंट, A4 पेजेस पे निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी नोट्स में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं क्लास में डिस्कस करूँ, ठीक है। आप उसको जब मैं क्लास में लेता हूँ ना, जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ ना तो उसके थोड़ा सा टाइम दे दिया या नहीं भी दिया, क्योंकि डिपेंड अपॉन की डिफिकल्ट है, मुझे मालूम है अगर क्लास नहीं अटेम्प्ट कर पाएगी तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन अपना पहले रफ पेज पे कहीं साथ में लिखिए, मतलब उसको कलम आपका चलना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, जैसे मैं लिखता जाऊँ समझते जाइए कि हाँ ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे नोट्स का, वहां के ऊपर क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरा एक वहां पे एक A4 पेज वहां पे स्पेस छोड़ रखा है, नहीं तो आप अपना वहां पे एक ब्लैंक पेज लगा करके उसके सोल्यूशन को ना आप अपनी खुद की पेन से वहां पे लिख दीजिएगा, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। नोट्स देखो ये है ना, ये अगर ये जितना है बस यही याद करना है, क्वेश्चन आपके लिए मैटर करता है, प्रैक्टिस वो आपकी कलम से जब आएगा तभी होगा। तो मैंने इस वजह से मैंने वहां पे सोल्यूशन अपलोड नहीं किया हुआ है। अदरवाइज क्या होगा कि वो सोल्यूशन होगा ना, तो वो फिर आप सोल्यूशन अगर मैं दे दूंगा तो आप उसको फिर पढ़ने लगोगे, है ना, कि ये ठीक है ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है। जब तक आपकी कलम से आंसर नहीं आएगा, जब तक आपके पेन से आंसर नहीं आएगा ना, तब तक आप एग्जाम में प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है ना, आप उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पीछे रह जाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा की, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको फंडामेंटल क्लियर करा देंगे, अप्रोच क्लियर करा देंगे, डाउट अगर जाता है हम आपके डाउट को एड्रेस कर लेंगे, वन बाय वन एड्रेस कर लो।
ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया करूंगा। अभी जैसे मेरा कोर्स चल रहा है, इसमें हम आपको मैक्सिमम कवर करा देंगे। उसके बाद यस ऑफ कोर्स आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डाउट्स जाता है आप मुझे मेल कर देंगे एक, और उसको देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम कि कितने डाउट्स आ रहे हैं। मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा अभी इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, सारे डाउट्स को एक साथ बैठ के एड्रेस कर लूंगा। व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये जो नोट्स है ना, नोट्स इनमें जो आपको कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स, ये इसको आप मेमोराइज करना है, कोई कोई ऑप्शन नहीं इसका दूसरा, ठीक है, नो अदर ऑप्शन, आपको इसको याद ही करना है। और ये मिनिमम है, मतलब इस नोट्स में अगर मैंने कहीं पे एक नोट्स भी लिखा हुआ, ये जो मैं आपको वेबसाइट पे दे रहा हूँ ना, एक्चुअली ये क्रिस्प है, तुम्हें पूरा क्रिस्प दे रहा हूँ मैं। एसएससी जेई के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबका क्रिस्प है ये, इसेंस है। आप नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। आप इतना अगर क्वेश्चंस कर लेंगे ना, ये अगर नोट्स आपने प्रॉपर कर लिए ना, मोर देन 90% आपके क्वेश्चन एसएससी जेई लेवल तक के आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। इवन बेसिक्स, अगर बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस, जब मैं थियोडोलाइट वगैरह पढ़ाऊंगा या जो भी पढ़ाऊंगा, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इवन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी मिल जाएंगे। इस तरीके से जो बेसिक फंडामेंटल हर जगह एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वो भी है। मींस आपका इस लेवल तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना जितना कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए, वो मैंने सारा अपने नोट्स में आपको उसको भर दिया है, बिल्कुल पिरो दिया है, ठीक है। आप बस इतने नोट्स जो मैं दे रहा हूँ ना, इतना आप हमको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में जो डाउट आता है मुझसे पूछिए। मैं एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके 1 बाय 1 एड्रेस करके उन सब चीजों को रिजॉल्व। पॉइंट है क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं बैठूंगा 7 दिन का क्लास है और उसके बाद मैं आउट, ऐसा नहीं है। टिल जब तक आपको सर्वे में एक सिंगल पर्सन का सिंगल डाउट भी रहेगा ना, आई विल एड्रेस दैट, ठीक है। एंड बिफोर एग्जाम आपको, अगर ये आपने इतना कर लिया, सिर्फ नोट्स जो आपको मैं दे रहा हूँ वो आपने याद कर लिया, और जितने क्वेश्चन हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं आपने अगर उतने कर लिया, ये इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि मोर देन 90% से ज्यादा, इवन उससे भी ज्यादा होगा, 90% से ज्यादा आपका सर्वे तैयार है। और इससे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं सर्वे में। सर्वे इजी टॉपिक है तो उसको उस तरीके से पढ़ना है। अभी तक मेरे ख्याल से अश्विन सर ने आपकी सोम कंप्लीट करा दी है, सोनम सर ने आपकी सॉइल कंप्लीट करा दी है। ये रिक्वायर प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस चाहिए इनको। पोरोसिटी है, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, ये क्या है ना, ये आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा कोई भी, इनके ऊपर आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बनेंगे तब जब आपके पेन से निकलेंगे, आपका कलम चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से प्रैक्टिस रिक्वायर करते हैं। सर्वे में क्या है ना, सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सर्वे 70% लगभग कॉन्सेप्चुअल है, मतलब लर्निंग वाला है। मेमोराइज करना है, इसको कॉन्सेप्ट समझ लेना है और उसको याद करना है, ठीक है। क्या क्या याद करना है, जैसे अगर आज ही की क्लास के लिए बात करें, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है यार, चेक लाइन क्या है, मेन स्टेशन क्या है, मेन सर्वे लाइन क्या है, बस इतना याद रखना है। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, ठीक है। बट सोम एंड सॉइल वगैरह सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है क्लास लेने का वो इसी वजह से है। हमने 2 बड़े सब्जेक्ट उठा दिया, सोम उठा दिया, सॉइल उठा दिया, ठीक है। अब आपका क्या है, आप इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। सर्वे थोड़ा सा इजियर है, सो दैट इसका भी आपका साथ में चलता रहेगा पैरेलल में, एंड इनके ऊपर प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट हो गए इनकी सारी छोड़ देना, ऐसा नहीं है। आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको भी साथ में लीजिएगा। तो हम इस तरीके से जो कोर्स का हमारा डिजाइन है वो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में जाएगा, ठीक है। थोड़े से वो सब्जेक्ट हम पहले करा देंगे जो प्रैक्टिस रिक्वायर है, उसके बाद एक हल्का सा सब्जेक्ट उठा लेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर हल्का सा, सो दैट आपका प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से, आपको हर एक चीज को प्रैक्टिस करने का टाइम मिले। सपोज अगर सारे बिग सब्जेक्ट उठा लेंगे, इसके बाद अगर आरसीसी उठा लिया या कुछ उठा लिया, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, सॉइल पढ़ोगे, सोम भूल जाओगे, आरसीसी पढ़ोगे तो ये दोनों भूल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं रहा हमारी क्लास लेने का, ठीक है। स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना, बिकॉज ये एक बिगिनिंग है। बिगिनिंग से अगर आप स्ट्रेटजी अपनी ठीक रखेंगे ना, तो आपको एंड मोमेंट्स के ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, सब चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी। सर्वे के पर्सपेक्टिव में अगर बस बात यही है कि मोर देन 70% से ज्यादा इसमें सिर्फ याद करना है, वो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 30% जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, 30% आपका न्यूमेरिकल आएगा, बेसिक आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने जितने भी पेपर देखे हुए हैं, ठीक है, एसएससी जेई के मैंने जितने सब लेवल के क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, तो वो सब मैक्सिमम उसमें 90% से ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। वो जो क्वेश्चन एसएससी जेई में जो बहुत बेसिक से जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं सारे आपको प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। कुछ मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, कुछ मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर डाउट आएगा मैं फिर उनको एड्रेस कर लूंगा। उसके बाद फिर हम जब टेस्ट सीरीज लेंगे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट सीरीज, जब हम टेस्ट सीरीज लेंगे ना, उसमें हम सेम कॉन्सेप्ट को डाल देंगे।
ताकि जो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये तो आना ही चाहिए, तो वो हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि वो आप गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्वे में सिर्फ हार्डली 30% है जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक है, थोड़ा सा मॉडरेट ही कहूंगा। कुछ क्वेश्चन बेसिक है, कुछ मॉडरेट है। जो डिफिकल्ट है उनमें कैलकुलेशन बहुत रिक्वायर है, वो बिना कैलकुलेटर सॉल्व होंगे नहीं। ठीक है, ये अलाउड है नहीं, तो वो क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ ड्रॉप कर रहा हूँ। सपोज जैसे मान लें आपको एरिया निकलवाना है, एरिया कंप्यूटेशन है, वॉल्यूम निकालना है, सिम्पसन रूल आता है, ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, किसी काम का नहीं है ये। आप अगर पढ़ भी लेंगे ना तब भी इनसे कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हम अभी इस क्लास में नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें आप जो है सबसे पहले जो आ जाए ये यहाँ पे आ जाए, जो नोट्स मिल रहे हैं इन नोट्स का आप इसको आप प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद इसमें से जितने कॉन्सेप्ट है वो आपको सब याद होने चाहिए। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्लास में उन पे वहां पे स्पेस छोड़ का वो खुद की पेन से वहां पे उसका सोल्यूशन लिखिएगा ताकि वो तुम्हें याद रहे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे। इसके साथ में आप जो पुराने हैं सोम एंड सॉइल की प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट में जो आप है ना, ये जो मैं जैसे नोट्स दे रहा हूँ सर्वे में, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना सर्वे में, जो नोट्स जो आपको वेबसाइट पे मिलते हैं नोट्स, ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस, राइटिंग गंदी है इग्नोर करो, बेस। ठीक है, सपोज इसके बाद आपने कोई क्वेश्चन लगाया वेबसाइट के ऊपर पढ़ा, उसमें कुछ कुछ चीजें मिल गई नहीं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसको उसी जगह पर जाके लिख देना है। उसके बाद कोई हम आपको टेस्ट सीरीज में कोई नया कॉन्सेप्ट डाल देंगे उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, तो उसमें अगर वहां पे आपको कोई चीज लगती है कि यार ये इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप उसी नोट्स में भर कर दीजिएगा। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपने किया, आपका गलत हो गया। ठीक है, आप अब इस क्वेश्चन को जो इसमें नोट्स के साथ में हमने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां के ऊपर आप एक A4 का ब्लैंक पेज लगाइए। ठीक है, और उस क्वेश्चन को वहां पे डाल दीजिए। ये जो नोट्स है ना, एक आपको हर एक सब्जेक्ट में यही स्ट्रेटजी अपनानी है। एक उसका एक बेस मटेरियल होना चाहिए, बेस, वो आप ड्यूरिंग द क्लास आपको खुद से ही उसको प्रिपेयर करना है। आपको कितने भी नोट्स वेबसाइट पे दे दूं, यहाँ दे दूं, वो आपको लॉन्ग रन में याद नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये मेरी लैंग्वेज है, मैंने पढ़ा हुआ है। आपके क्वेश्चंस आपकी कलम से उसके नोट्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट की ये स्ट्रेटजी जरूर रखो, सारा बिल्कुल याद नहीं रहेगा। एंड ड्यूरिंग जिस तरीके से क्लास आपकी प्रोग्रेस हो रही है ना, उस तरीके से आपके वो नोट्स बनते रहने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के सेग्रीगेट कर लो। और जिस जिस तरीके से क्लास प्रोसीड होगी, आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे, आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उनमें से जो अच्छी चीज है उनको वहां पे लिख करके उनको हर एक का बना लीजिए। ये मिनिमम है, आप इनसे आप क्वेश्चन कीजिए। मैं 95% से ज्यादा आपको आराम से यहीं से मिल जाए। एफर्ट लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, जितना जरूरत है वो हम आपके लिए ऑलरेडी लगा रहे हैं। आपको जितना एफर्ट बस लगाना है इसको ये मेमोराइज करने में, नोट्स बनाने में आपको एफर्ट नहीं लगा। अगर वही एफर्ट आप लगा लेंगे फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के। एनीवे, सो इस तरीके से स्ट्रेटजी है, आप इस तरीके से जाइए। हम अपने बैक डिस्कशंस पे आते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, स्केल, इस ये चेन में ना, गुंटर चेन है यार, ये स्केल गलत कर दिया, चेन है, गुंटर चेन। कई टाइप की चेन आती है, प्रीवियस में बहुत से क्वेश्चन आए, मतलब 5 टाइम्स से ज्यादा मैंने क्वेश्चन देखा होगा। गुंटर स्केल क्या है, गुंटर स्केल क्या है, कभी पूछता है लिंक की कितने होते हैं, कभी पूछता है लेंथ, बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है। तो ये मैंने सारे जितने भी 4 टाइप के चेन यूज होते हैं। रेवेन्यू चेन एक होता है, ठीक है, एक होता है रेवेन्यू चेन, एक होता है आपका गुंटर चेन, ठीक है, एक होता है इंजीनियर चेन, एक होता है मीट्रिक चेन। ठीक है, रेवेन्यू चेन आपका होता है 33 फीट का, लिंक होते हैं इसमें 16 लिंक्स। ठीक है, गुंटर स्केल होता है आपका 66 फीट का, 100 लिंक, राइट। इंजीनियर स्केल होता है आपका 100 फीट का, 100 लिंक। आप सिर्फ सुनिए, मैंने ऑलरेडी नोट्स में ये चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्प करके रख रखी है, यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। फॉर दैट सेक मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, मीट्रिक चेन मेरे ख्याल से सबने यूज किया होगा, 30 मीटर होते हैं, इसमें 150 लिंक होते हैं। अभी तो टेप ज्यादा यूज होता है, बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज गुंटर चेन में लेंथ कितनी है, लिंक कितने हैं, इंजीनियरिंग चेन में कितनी लेंथ है, कितने लिंक है। बस आपको क्या है, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखी, आपको ये सारी चीजें जरूर याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद एक और आता है, अभी चेन पहले यूज होता था, आई थिंक अभी तो चेन को यूज नहीं करते। चेन के बाद आ गया टेप, लेंथ मेजर करने के बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है एंड मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। टेप में आता है, एक आता है टेप है इनवार टेप, इनवार टेप। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं और ये चीज है क्या, इनवार टेप क्या होता है, इसकी ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में
एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे लेस अफेक्टेड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस क्लास में, जिस तरीके से क्लास आगे जाएगी, कि अगर आपने रॉन्ग चेन यूज किया हुआ है, सपोज मत मीन्स अगर कोई 20 मीटर का चेन था और ड्यूरिंग मान लो टेम्परेचर अगर डेल्टा टी जब आप काम कर रहे थे, तो जब मान लो हाई था 40 डिग्री 45 डिग्री, इसमें एक होता है ना एक्सपेंशन हो जाता है। क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी बहुत बड़ा होगा। अगर एल लेंथ है, अल्फा उसका थर्मल कोफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, तो उसमें इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ऑन रिकॉर्ड तो आप 20 यूज कर रहे हैं, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये 20.1 हो सकती है मीटर, 20.05 हो सकती है। तो आपकी तो एरर आ गई ना सर्वे में। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, एक हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर हो। ठीक, उसके लिए वो आया है एक इन्वर्टिव। इन्वर्टिव का फीचर क्या होता है? इसमें दो चीजें हैं, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। इन्वर्टिव एक एलॉय होता है जिसमें निकल होता है और स्टील होता है। ठीक है, निकल 36% होता है, 64% स्टील होता है। इन दोनों को मिलाकर के एक एलॉय बनता है, उससे इन्वर्टिव बनता है। ये जो होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है, एंड इसके जो लिंक है ना, ये बहुत जल्दी डैमेज जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा? इन्वार्टेप इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील, निकल स्टील। अगर इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना होगा, क्या पूछेगा? परसेंटेज ऑफ निकल इन इन्वार्टेप कितना होता है? आंसर इज 36%। क्लास गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं, क्वेश्चन जो रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो डिस्कस करना। ठीक है, क्या क्या चीज रेलेवेंट है और उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज करके वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। जो क्वेश्चन आपके लिए हाईली प्रोबेबल है कि पूछे जाएंगे, उनके ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, एंड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो बहुत चांसेस है कि यार ये चीज पूछी जाएगी, है ना, वो चीज आपको याद करानी है। इनवार टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते। आप अगर सर्वे, आप एग्जाम में जा रहे हो ना, सर्वे आपने पढ़ा हुआ है, इनवार टेप आपको पता होना चाहिए कि इट इज एन एलॉय ऑफ निकल प्लस स्टील। और निकल कितना होता है? 36%। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के लिए सर्वे में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस चीज को कैसे पढ़ना है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर बेसिक सा होता है सर्वे में। अगर हम और आगे जाते हैं, क्यों यूज होते हैं, उसके बाद एरोज, बेसिक्स है। उसके बाद एक होता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड बता देता हूँ थोड़ा सा, रेंजिंग रॉड क्या होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? रेंजिंग रॉड का काम क्या है, इस तरीके से। रेंजिंग रॉड क्या होता है? एक कोई लॉन्ग सर्वे लाइन थी, ठीक है, ओके, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे जो इनको लोकेट करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज होता है। ठीक है, इसमें याद क्या करना, नोट्स में मैंने सारा कुछ लिख रखा है। रेंजिंग रॉड्स आर यूज्ड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, बस ये का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेंजिंग रॉड का यूज क्या है? टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना, और ये याद रखना ही रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है इसमें से। उसके बाद आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इस सब्जेक्ट में। सर्वे में और क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम मटेरियल आपको देंगे। आपको जो चीज मिल रही है वेबसाइट पे बस उतना पढ़िए, क्योंकि सर्वे अकेला नहीं है ना, अभी आपका सिर्फ सर्वे चल रहा है। आप टॉपिक लिखने बैठेंगे ना, 12-15 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आरसीसी आएगा, फ्लूइड आएगा, ओपन चैनल फ्लो आएगा, हाइड्रोलॉजी आएगा, इरिगेशन आएगा, स्टील आएगा, सोम आएगा, सॉइल आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, राइट, बिल्डिंग मटेरियल आएगा। जब आप इतने सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना, सर्वे में जो बेसिक सी चीज है ना वही भूल जाएंगे आपको। जो कल हमने दो चीजें बताई थी बेसिक सर्वे का, फंडामेंटल, दो फंडामेंटल्स थे, क्या थे? होल टू पार्ट था, ठीक है, दूसरा लोकेट वन पॉइंट बाई एट लीस्ट टू मेजरमेंट्स। आप यही भूल जाएंगे, बहुत एग्जाम दे रखे हैं मैंने, बता रहा हूँ। आपको याद होगा ना तब भी अपना आंसर दूसरा करके चले आओगे, बाद में याद आएगा अरे ये क्या हो गया। तो जो बता रहे हैं ना, हम बेर मिनिमम चीजें दे रहे हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं करना। जिस सब्जेक्ट को जिस तरीके से पढ़ना है ना, उसी तरीके से पढ़ने में ही उसको समझदारी है। ठीक है, वरना अगर आप सोच लो यार, अगर चूहा मारने के लिए तोप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो वो नहीं करना है। सर्वे जैसा है, सर्वे के जैसा पढ़ना है। सॉइल जैसा है, सॉइल के जैसा पढ़ना है। सोम जैसा है, सोम के जैसा पढ़ना है। स्ट्रक्चर छूट गया, स्ट्रक्चर बाकी है ना। तो जिस सब्जेक्ट में जिसको जैसे पढ़ना है ना, आपको बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। और जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि यार ये इसको रिमेम्बर करना है, वो करनी है। और सर्वे में
क्या रिमेंबर करना है, मेरे नोट्स जो मैं दे रखे हैं भाई ये रिमेंबर होने चाहिए, कोई दूसरा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और इतने याद कर लें वो आपके लिए मोर देन एनफ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इसमें आता है सर्वे में, एक आता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ये राइट क्रॉस स्टाफ मेरे ख्याल से देखा होगा, ये हम किसी भी ऑफसेट को सेट आउट करने के लिए, ऑफसेट्स कोई सर्वे लाइन थी, वहां से सपोज मान लो ये सर्वे लाइन है आपका, ये कोई फीचर हो गया, इसको आपको करना था, ये आपको पॉइंट्स लेंगे तभी तो मैप बनेगा। इनको इनको ये इसके लिए यूज होता है क्रॉस स्टाफ, टू सेट आउट ऑफसेट्स, सेटिंग आउट रन ऑफसेट्स, ठीक है, सेटिंग आउट ऑफसेट्स, ठीक है। क्रॉस स्टाफ, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्रॉस स्टाफ व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का यूज क्या है, सेटिंग आउट ऑफसेट्स। क्रॉस स्टाफ का यूज क्या है, सेटिंग आउट ऑफसेट्स, याद होना चाहिए, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रॉस स्टाफ होता कैसे है, मैं आपको नोट्स में मैंने दिखा रखा है, चलो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक क्रॉस स्टाफ कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ये रहा आपका क्रॉस स्टाफ, इस तरीके से साइड के ऊपर दिखता है। इसका यूज क्या होता है, यूज इसका बस इतना होता है, सेटिंग आउट दी ऑफसेट्स, ठीक है, याद होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अपग्रेडेड आ गया ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, सेम काम करता है, थोड़ा सा वर्किंग अलग है, ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, एक पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, उसको पॉकेट में ले जाकर के रख देंगे, थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर एक्यूरेट देन क्रॉस स्टाफ, दिस इज मोर एक्यूरेट देन दिस, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वर्किंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, क्या चीज होता है क्रॉस स्टाफ, ये सपोज ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है, ये रहा। इसमें क्या होता है, ये तो एक इस तरीके से मिरर सेट होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से कोई एक फीचर है, ये लाइट रे यहाँ से आती है, ये मिरर है, मिरर के ऊपर जितने एंगल के ऊपर, ऑप्टिक्स में मेरे ख्याल से पड़ा होगा, ये कोई मिरर होता है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से जितने रेस जितने एंगल के ऊपर लपोट, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड दिस इज द लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है, आई होगा, ठीक है। अगर ये तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये यूज होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 45 डिग्री के ऊपर हम सेट करते हैं, दो ये दो मिरर होते हैं इस तरीके से, डिवाइस इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ मिरर क्या होता है वो करेंगे। यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर पड़ती है, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ भी 40, इस तरीके से अरेंजमेंट ऐसा होता है, 45 पे पड़ के इस तरफ निकल जाएगी, यहाँ पे ये आप ऑब्जर्वर खड़े आपकी आंख है, ठीक है। यहाँ से ये बस मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर होंगे 45 डिग्री के ऊपर लगे होते हैं, एक रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पर होता है, एक रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पर होता है, तब ये लाइट रे यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर को विजिबल होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये दो रिफ्लेक्शन हो गए, एक मिरर पे दो मिरर पे, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल है इसका डबल रिफ्लेक्शन, गॉट इट, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन दो रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल है डबल रिफ्लेक्शन पे काम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तीसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है, चौथा TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक अगर ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो कुछ याद होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है किस पे, आंसर इज डबल रिफ्लेक्शन। ये बस इतना याद रखना है, दो चीजें। ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या याद रखना है, पहली बात 45, ये आपसे पूछ सकता है कि जो मिरर्स होते हैं वो कितने एंगल पर सेट होते हैं, 45 डिग्री याद रखना है, पूछ सकता है सवाल, ठीक है। दूसरी चीज डबल रिफ्लेक्शन, इसका प्रिंसिपल क्या है, डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन क्यों, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे कोई फीचर होता है, ये लाइट यहाँ से रह गई, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ, ये ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंच गए, एक ये रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा ये हो गया, डबल रिफ्लेक्शन। दो चीजें याद होनी चाहिए ऑप्टिकल स्क्वायर में, यही चीज है। इसके ऊपर एक और अपग्रेडेड वर्जन आ गया, प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर काम क्या है, सेम चीज। प्रिज्म मेरे ख्याल से जिसने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में सेम वर्क करता है, यहाँ पे जो मिरर है इसको प्रिज्म से रिप्लेस कर देते हैं, सेम वर्किंग है, सारा कुछ है, थोड़ा सा और अपग्रेडेड है। इसमें क्या करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर में, प्रिज्म स्क्वायर में प्रिज्म यूज होता है, बस वर्किंग सेम है, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर कैसा दिखता है मैं एक बार आपको लोगों को दिखा देता हूँ। नोट्स मैंने ऑलरेडी ये सब आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में आराम से कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, और उसके बाद आपको ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम अगर आपको कहीं से आपने कहीं से स्टडी किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन मिल गया, उसको आप ना ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना ऑप्टिकल स्क्वायर से अगर रिलेटेड, कुछ भी आपको कहीं टेस्ट सीरीज में मिलता है,
या कोई यहीं से नहीं मिलता, वो यहीं पे होना चाहिए। ये दिस इज द स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम के लिए। पढ़ाई देखो सारे लोग करते हैं बट सारे सेलेक्ट तो होते नहीं है, ठीक है। गेट अगर आपने देखा होगा 5-5 लाख बैठते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी मैटर करती है। आप अप्रोच आपको बहुत सटीक रखना है। अगर अप्रोच आपका गलत हो गया, आप कितने हार्ड वर्क कर लो ना, वो उसका गेन नहीं होगा। सो ये एक ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ये डिवाइस होती है, ये इसका प्रिंसिपल है। 45 डिग्री के ऊपर दो अरेंज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल, डबल रिफ्लेक्शन, एंगल 45 डिग्री। वर्क क्या होता है, तीसरी चीज है इसके ऊपर, काम क्या करते हैं, सेट टू सेटिंग आउट ऑफसेट्स, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज पूछी जाती है। अच्छा मैं क्या करूंगा यार, इसके बाद सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्सटेंट क्या चीज होती है, क्लिनोमीटर क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं बहुत से, ये बहुत से मेरे ख्याल से 15 इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट के, ठीक है। आप उसको पीडीएफ निकाल करके, प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए। जब भी एग्जाम में जाएगा ना, ये बेसिक सी चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लिनोमीटर क्यों यूज किया जाता है, सपोज क्लिनोमीटर का क्या काम होता है, क्लिनोमीटर, ठीक है। इसको यूज करते हैं ग्राउंड स्लोप निकालने के लिए, ग्राउंड स्लोप, राइट। ये बस क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्लिनोमीटर का यूज किस लिए होता है, ग्राउंड स्लोप, या ग्राउंड स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लिनोमीटर होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर होगा, प्रिज्म स्क्वायर होगा, क्रॉस स्टाफ होगा, आंसर इज क्लिनोमीटर। ये आपको याद रखना है, मैंने नोट्स में रख रखा है। जो चीज छूट जाएगी वो भी मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये याद रखना है, जो चीज नोट्स में है वो याद रख, ठीक है। क्लिनोमीटर हो गया। अभी थ्योरी का पोर्शन बहुत हो गया, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़े से। सपोज, ओके, सपोज क्या होता है कि एक, सपोज मान लीजिए एक 20 मीटर की लेंथ एक चेन थी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सर्वे करना है, ए बी, लेंथ नापनी है। आप टेप लेकर के पहुंच गए, लेंथ नापेंगे। धूप बहुत थी, है ना, बहुत तेज धूप थी उस दिन, टेम्परेचर बहुत तेज था, 45 डिग्री, बाप रे बाप, ठीक है। अभी आप जो चेन दो 20 सेंटीमीटर की 20 मीटर की लेके गए थे ना, इसको नापने के लिए, ये छोटा छोटा जाऊंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर आया सर, 1 2 3 4 5 100 मीटर, वाह सर, वेरी गुड। क्या कहते हैं, क्या आपने जो मेजर करके लेंथ लाई ए से बी तक, क्या ये 100 मीटर होगी, आंसर क्लास, एनीवन, नो, कितनी होगी, है ना, यस, ये नहीं होगी। अब क्यों ऐसा, आप तो 20 मीटर की चेन लेके गए थे, क्योंकि लेके आप 20 की गए थे, पर उस दिन क्या था ना, टेम्परेचर बहुत था, उस दिन गर्मी बहुत थी। आपका जो मेटल था ना, वो उसमें लेंथ बदल गई, कितना इंक्रीमेंट हो गया होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। एल अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ रही है 20, अल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है सपोज, ठीक है। इतनी इंक्रीज कर गई, आपको लिखा था कि 20, बट वो 20 ना होकर के कितनी हो गई होगी, 20, मान लो अगर 10 सेंटी से इंक्रीज कर गई तो 20.1 मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात होता, देखते हैं कितना जनरल नॉलेज है। सपोज ए से बी है, ठीक है, 100 मीटर थी। सपोज आपने क्या करा, ए से बी 100 नहीं है, इसको हटा दे, ये नहीं है। आपने ए से बी तक लेंथ नापी, ठीक है। आप 20 मीटर की चेन लेके गए, राइट, और आपने ए से बी तक की लेंथ सपोज एल एल निकाली, कुछ भी हुई जो, बट आपकी जो चेन थी वो 20 मीटर की ना होकर के 20.1 मीटर की थी। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी, तो आप 20.1 मीटर से जो बीच की लेंथ निकालेंगे ए से बी, यार वो तो इनकरेक्ट होगी, समझ आता है, इनकरेक्ट होगी। अब मुझे ये बताएगी क्लास कि अगर आपने 20 लेके गए थे बट टेम्परेचर की वजह से 20.1 हो गई, ठीक है, इससे जब आप मेजर करेंगे ये लेंथ, तो जो एक्चुअल है डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, एक्चुअल एक्चुअल लेंथ will be more than true, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, एक्चुअल लेंथ लेस देन ट्रू लेंथ, ऑप्शन सी एक्चुअल लेंथ इक्वल टू ट्रू, ऑप्शन डी। सर डे क्लास के बाद बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा, हाँ क्लास। आंसर 20 मीटर की चेन लेके गए, ठीक है, बट वो हो गई 20.1, 20.15, कुछ भी हो गई, क्या आएगा आपको, क्या लगता है जो एक्चुअल लेंथ आएगी वो उससे, जो आपने मेजर की उससे ज्यादा है या उससे कम है, लेस, क्लास प्लीज बताइए, लेस, एनीवन, लेस, लेस, मेजर लेंथ इज मोर, ओके, एनीवन, मोर, एनीवन एल्स, लेस, लेट अस सी, बताते, ठीक है, ओके। नहीं ये तो इम्पोर्टेंट था, क्लास के बाद बताएंगे, अब देखते हैं क्लास के बाद, अभी बताते हैं। सपोज यार ये थी, ये 100 थी, ए बी, ठीक है, ये थी तो 100, बट ये 20 मीटर से अगर नापी तो, पर अगर आपने 20.1 से नाप रहे हो, आप मेजर क्या कर रहे हो,
20.1 लिख क्या रहे हो 20 मीटर, समझ रहे मीन्स आपने मेजर तो ज्यादा कर ली, रिपोर्ट कितना किया कम, तो आपकी जो मेजर्ड लेंथ होगी, थोड़ा सा ये गलत हो गया यार, मेजर्ड कर लो इसको, मेजर्ड, ठीक है, ये मेजर्ड है, ठीक है, एक्चुअल तो ट्रू एक ही चीज हो गई यार सुन, मेजर्ड, सो जो मेजर्ड होगी ना लेंथ, मेजर्ड लेंथ, ठीक है, वो ट्रू आपने लिखा ज्यादा, मेजर ज्यादा किया, लिखा कम, तो जो एक्चुअल होगी वो मेजर्ड से ज्यादा होगी, ठीक है, समझ आया, क्योंकि आपने मेजर ज्यादा किया, वो मेजर ज्यादा किया, लिखा कम है, मीन्स एक्चुअल क्या है, एक्चुअल लेंथ ज्यादा है, समझे। अभी हम क्या करेंगे, अब जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, आपने रॉन्ग टर्म, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, आप अभी बस साइड पे तो गए थे, मेजर करने, बीच में अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये है, ये रहे, ठीक है, अच्छे से, ठीक, ये आप है, ये आपको लेंथ नापनी है ए बी, आपके पास 20 मीटर की चेन है, बट टेम्परेचर, गर्मी बहुत हो गई उस दिन, टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हो गया 45 डिग्री, आप तो पसीना आया, बट आपकी चेन भी ना 20 से इंक्रीज कर गई, आप इसकी लेंथ लेकर के आ गए, ये जो मेजर्ड वैल्यू है आपको, ये तो आप मेजर्ड लेके आए, बट मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड लेके आए, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, आपको चाहिए क्या, करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ, तो मेजर्ड से करेक्ट कैसे निकाले, अगर आपकी चेन 20 मीटर के बजाय 20.1 मीटर हो गई है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यार इस पे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, उतना अगर आपने समझ लिया ना, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सपोज, इसमें 2 चीज होती हैं, नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगा कैसे। 20 मीटर क्या है साहब, 20 मीटर की चेन, ये है स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक, इस ये तो आपके पास होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और ये है कैपिटल एल, इसको बोलते हैं करेक्ट, करेक्ट टेप, टेप नहीं, चेन लिखो ज्यादा सही, करेक्ट चेन लेंथ, चेन लेंथ स्टैंडर्ड, सपोज मींस अगर 20 मीटर का है तो एल कितना हो जाएगा 20, एल डैश क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल चेन लेंथ ड्यूरिंग मेजरमेंट, ड्यूरिंग मेजरमेंट, मींस आपने 20 की लेके गए, ये 20 की 20.1 हो गई, एल डैश कितना हो जाएगा 20.1, 20 की जगह पर 30 भी हो सकता है, एग्जांपल है समझा रहा हूँ, एल डैश क्या होगा, जो टेम्परेचर की वजह से जो आप मेजर करने टेप, वो एल क्या है, एल है आपकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, एंड एल डैश क्या है, मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ, कैसे याद रखना है, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश, ये क्या है, ये है आपकी रॉन्ग वाली, रॉन्ग मींस 20 मीटर की लेके गए 20.1 मीटर हो गई, वो एल डैश क्या है, जो आप मेजर करके लाए, जो मेजर करके लाए, मेजर्ड, एल क्या है स्टैंडर्ड 20 ही रहेगा या 30 जो भी रहेगा क्वेश्चन में, एल क्या होगा, एल है एक्चुअल, फार्मूला क्या है, फार्मूला कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इनकरेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं, करेक्ट लेंथ कैपिटल एल, ट्रू लेंथ स्मॉल एल, इनकरेक्ट कितनी, कैपिटल एल डैश, कैपिटल एल डैश का मतलब समझे, ये जैसे 20.1 हो गई, ठीक है, वो चीज है, एंड इनटू एल स्मॉल एल डैश, ये क्या है मेजर्ड, इनकरेक्ट एक तरफ लिख देना, करेक्ट एक तरफ लिख देना, बस यही फार्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा इंफॉर्मेशन के लिए, कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे, पहले मैं ये कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि चलता कैसे सारा कुछ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अच्छा, ये जब आप नोट्स देखेंगे ना, वेबसाइट के ऊपर जाके निकालेंगे, तो इस तरीके से मैंने कर रखा है, एक क्वेश्चन में एक पेपर पे एक क्वेश्चन लिखा है, पूरा मैंने पेपर छोड़ दिया है, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, पर जब आप इसका प्रिंट निकाल के रखिएगा ना A4 पे, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन अपनी पेन से लिख दीजिएगा, इससे क्या होगा ना, तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा, तो वो चीज अभी जैसे क्लास चल रहा है ना, तो आपको क्लियर होता है, बट आपका जब एग्जाम के दिन में क्या होता है ना, वो जो आपकी पेन से क्वेश्चन आता है ना, वही वो चीज याद रहती है, ये सब भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने सोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा डेलिबरेटली, कि अगर मैं इसमें सोल्यूशन दे दूंगा ना, तो आप सोल्यूशन पढ़ोगे, और वो मेरा लिखा होगा, वो आपके दिमाग में उतना अच्छे से नहीं बैठेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ लाइन measured with 20 meter chain was found to be 250 meter. Calculate the true length if of the line if the chain was 20 centimeter too long. Means सॉल्व कैसे करेंगे, दो ही चीजें होती हैं, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश एल डैश, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, मैंने बोला जो स्टैंडर्ड लेंथ, क्या चीज है, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर विद 20 मीटर चेन, तो एल कितना हो जाएगा 20 मीटर, वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, ये क्या है
250 मीटर तो मेजर्ड हो गया ना, क्योंकि ट्रू लेंथ तो निकालनी, ये चीज तो निकालनी है, ये आप मेजर करके लाओ ना साइड से, ठीक है, लेके ये गए, बट ये तो तुमको पता था एक्चुअल में क्या था, ये गलत, इससे नाप लाए, नाप के क्या लाए, ये चाहिए क्या, ये गॉट द पॉइंट। कैसे लिखते हैं, मेजर्ड वाज चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, तो 250 क्या हो गया, मेजर्ड लेंथ, ठीक है, 250 मीटर, गॉट द पॉइंट। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ, ये हमको निकालनी है, ठीक है। इफ द चेन वाज 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मींस जो आप 20 मीटर की लेके गए थे, ठीक है, एल डैश ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर की तो लेके 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मींस 0.1 मीटर इक्वल टू 20.1 मीटर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सोल्यूशन आपके सामने है। अभी फॉर्मूला क्या लगा, कैपिटल एल स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। एल कितना है 20 इंटू एल, एल डैश कितना हो जाएगा 20.1 इंटू 250, स्मॉल एल बता दो क्लास, 20.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 20, 251.25, गॉट द पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अरे यार ये स्केल कहाँ से आ गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके, इससे ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा नहीं, मैंने इससे ज्यादा भी डिफिकल्ट ले रखा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, अदरवाइज इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सेट अप्रोच है, कुछ भी याद नहीं करना, करेक्ट एक तरफ लिख देना है, इनकरेक्ट एक तरफ लिख देना, जो इनकरेक्ट मेजर करके लाए वो ये, जो इंक्रीमेंट हो गया, स्टैंडर्ड तो 20 थी, जितना इंक्रीमेंट हो गया टोटल करके 20.1 आपने यूज की, एक्चुअल निकालनी थी, एक्चुअल निकाल दी। क्लास क्लियर है, एनी डाउट, बस इसमें इससे ज्यादा नहीं आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, सेम बस यही सवाल आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कोई डाउट, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ये तो मेरे ख्याल से मैंने कल डिस्कस कर दिया था, ये देखो ये देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्या है ना, एक्चुअली ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर दिया, ये 2 पार्ट का कर दिया, एक पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 है, थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2 मिनट का नहीं 5 मिनट का, देखते हैं क्या करते हैं। इसको एक बार पढ़िए, एटलीस्ट पार्ट 1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है हमेशा, कॉन्सेप्ट बस इतना है, ये जो है बस इतना ही है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतने से बस 2 पार्ट में क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा टाइम देते हैं समझने के लिए, एटलीस्ट वैल्यू कुछ तो लिखिए, देखते हैं कितना सीखा है। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। यस, एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे एग्जाम में, बट इसको एक्सप्लेन मैं इस वजह से करना चाहता हूँ सो दैट आपके दिमाग में ना वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते और उनको गलत नहीं कर सकते, ठीक है। जिस इस सब्जेक्ट को जैसे पढ़ना, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, बस इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से इसमें कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा सर्वे है ही नहीं, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा करके भी वो वेस्टेज ऑफ द टाइम है, और आपके साथ वो इनजस्टिस टाइम चीजें, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाएगा आपसे। सॉरी, यस प्लीज ट्राई कीजिए, एटलीस्ट कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, और टाइम चाहिए, लेट अस सी, 1 सेकंड, शिट, ऑलराइट, अब ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व, एनी आंसर, 1507 पार्ट 1 स्टार्ट किया है, देखते हैं 2926 2920, देखते हैं सॉल्यूशन दे या और टाइम चाहिए, क्लास टाइम चाहिए या शुरू करें, चलो 10.38, लेट अस सी क्या आंसर आते हैं। वेरी गुड, जिसने भी अटेम्प्ट किया वेरी गुड, आई थिंक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। 2 पार्ट में क्वेश्चन, ठीक है, छोटा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखते जाएंगे। एट 20 मीटर चेन, ठीक है, एल कितना हो गया 20 मीटर, थोड़ी सी गलती की होगी, was found to be 10 centimeter too long after chaining a distance of 1500 मीटर, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी लोगों से, एक्चुअली ये आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ, मींस आपने जब शुरुआत किया सर्वे आपकी 20 थी, ठीक है, बट क्या होता है, आपने सपोज ये चेन होगी 2% इसको खींच रहे होंगे, है ना, तो इसके फोर्स की वजह से भी, तो आपने सोम में अश्विन सर ने पढ़ाया होगा आपको, अगर आपने पी का फोर्स लगा दिया, 20 मीटर चेन थी, तो क्या था पी एल अपॉन ए ई, इतना इंक्रीज कर जाएगी लेंथ, अगर आपने पी फोर्स लगा दिया। आफ्टर जब आपने 1500 जब मेजर की ना, तब जाकर के 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ दिस पुल एंड ऑल। तो स्टार्ट में कितनी थी 20 मीटर, 1500 के बाद कितनी हो गई 10 सेंटी बढ़ गई, मीन्स एल डैश होना मतलब लास्ट में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया। एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, तो एल डैश फॉर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। एल फॉर फर्स्ट 1500 मीटर लेंथ,
ठीक है। एल डैश कितना हो जाएगा, 20 मीटर से शुरुआत की प्लस बाद में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंक्रीज की आफ्टर चेनिंग है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 20.1/2 कितना हो जाएगा 20.05 मीटर। ये आपकी एल डैश हो गई, कैपिटल एल डैश। स्मॉल एल डैश कितनी है जो आपने मेजर की, एल डैश कितनी है 1500। फार्मूला क्या था अपना, कैपिटल एल स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। कैपिटल एल 20, स्मॉल एल निकालनी है, कैपिटल एल डैश 20.05 एवरेज ले लिया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में तो ठीक 1500 निकालने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गई ना, इनटू वेरिएशन है। एल डैश कितना निकली 1500 प्लस एल कितना आ गई, प्लीज इतना कैलकुलेट कीजिए आप सब लोग, ठीक है 1503.75 मीटर। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी हमारा हो गया आधा पार्ट। अभी हमने यहाँ से शुरू किया 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15, ओके। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ डेज सर्वे, जब आपने काम बंद किया तो 18 सेंटीमीटर हो गई। आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 29। दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट जाएगा 0 to 1500, ठीक है, एंड दूसरा जाएगा 1500 to 2900, ठीक है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर शुरुआत में इंक्रीमेंट था, 1500 चेंज करने के बाद 10 सेंटीमीटर हो गया। जब आपने 1500 से 2900 गए 1400 आपने मेजर किया, ठीक है। जब आपने शुरुआत की 1500 से आपकी चेन कितनी इंक्रीज थी 10 सेंटी। जब आपने सर्वे वर्क खत्म किया तब कितनी हो गई 18 सेंटी। तो एवरेज इलोंगेशन कितना हो गया, एवरेज इनका कितना हो जाएगा 10 + 18/2 14 सेंटी, क्लियर। और यहाँ आपने 0 से शुरू किया तो इसके लिए एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा 0 + 10/2 इक्वल टू 5 सेंटी। तो 5 सेंटी तो हमने यूज किया था, ये समझे। अब दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, फॉर मेजरमेंट फ्रॉम 1500 to 29 कितनी मेजर कर ली, एल डैश कितना हो जाएगा 1400, क्लियर। कैपिटल एल डैश कितना हो जाएगा 20 एंड एवरेज कितना हो गया। जब आपने 1500 पे जब आप मेजर कर चुके थे उस टाइम पे चेन आपका कितना इलोंगेट हो चुका था 10 सेंटी। जब आपने सर्वे बंद किया तो आपने टोटल 2900 नाप ली, तो 1500 से 2900 में आपने कितनी नापी 1400, बट जब आपने बंद किया तो कितनी इलोंगेट थी 18, तो एवरेज इलोंगेशन कितना हो गया 14, तो एल डैश कितना हो जाएगा 20.14 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर से वही फार्मूला, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश, कैपिटल एल सेम 20, एल निकालनी है, एल डैश कितना हो जाएगा 20.14, एल डैश कितना है आपने मेजर कितनी की 1400, इसको L2 कर लेते हैं, L2, ठीक है। ये आप इसको L1 कर लीजिए, L1, ठीक है, करेक्ट। L2 कितना हो जाएगा, ट्राई कीजिए 20.14 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 20, 1409.8 मीटर। तो करेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी L1 + L2, L1 कितना है हमारा 1503.75 प्लस 1509.8, टोटल करके बताइए 2913.55 मीटर, क्लियर है। आपने टोटल मेजर कितनी की, क्वेश्चन पे आइए। 20 मीटर की चेन लेके गए, जब आपने 1500 नाप ली तो चेन आपकी 10 सेंटी बढ़ चुकी थी, जब आपने सर्वे बंद किया तो 2900 हो गई, तो टोटल आपने कितनी नापी 2900, करेक्टली कितनी है, इसका मतलब आपने 13 मीटर कम नापी, 13.55 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, रिमेंबर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्या है ये चीज जो है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और वेरिएशन मान लीजिए इसमें ऐसा कर सकता है, अब इसमें क्या कर सकता है, सपोज अभी हमने क्या कर रखा, बेसिक सा जो फंडामेंटल हमने जो पहला क्वेश्चन किया, इसमें हमने क्या किया, जो हमने पहले डिस्कस किया, एक चेन लेंथ थी 20 सेंटीमीटर थी, फाउंड टू बी एंड द करेक्ट द कैलकुलेट द टू लेंथ इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। इसको अगर दूसरा वेरिएशन करेगा किस तरीके से करेगा, 20 सेंटी थी एट द स्टार्ट में, वो इस तरीके से बोलेगा कि एट स्टार्ट चेन आपकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी एंड एट एंड जब आपने सर्वे बंद किया एट एंड ये 30 सेंटी हो गई। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें जिस तरीके से हमने 10 किया तो इसके लिए एवरेज इलोंगेशन कितना आ जाएगा 20, 10 + 30/2 20, तो इसके लिए कैपिटल एल डैश कितना हो जाएगा 20.2 मीटर। ये इस तरीके से एक वेरिएशन पूछ सकते हैं। क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है, गॉट इट। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता यार, ये मैं आपको इतना इसमें बता दूंगा ना, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने वेरिएशन है ना इसमें सारे क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल बस इतना पढ़ना है यार इसमें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है यार कि बिल्कुल लास्ट में 10 इंक्रीज करे। आपने जब हो सकता है जब आपने शुरू की 20 पे टेम्परेचर ऐसा था, मान लीजिए 45 डिग्री पे आप घर से निकले तो 20 की थी तो घर में वो 20.05 की हो गई, 5 सेंटी इंक्रीज कर गई। आपने 5000 मीटर नाप दिया,
तो उस फोर्स के लगाने से कुछ इंक्रीज कर गई होगी। लास्ट में जब आपका वर्क खत्म हुआ तो पता चला यार वो 50 सेंटी इंक्रीज कर गई। जब आप घर से लेके चले गए वो 10 सेंटी इंक्रीज की थी। भाई कितना हो जाएगा एवरेज यार, 50 प्लस 10 60 बाई तो 30 सेंटीमीटर इंक्रीज है एवरेज, इससे निकाल दीजिएगा। एलडेस इसमें 20.3 मीटर हो जाएगा। अगर वेरिएशन इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। आई थिंक होप इट इज क्लियर प्लस ओके। अच्छा अभी देखिए मैंने क्या कर रखा है, ये दिस इज, अगर मैं इतना क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन लिख के अपने आप ऐसे लिख देता ना, ये पूरी ये आपके समझ नहीं आती। आज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज आपको समझ आएगा, बट जब आप इसको 2 महीने बाद, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद उठाएंगे ना, 4 मंथ के बाद उठाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। आपको ये नहीं पता है कि 20 क्या है। इसी वजह से मैंने स्पेस छोड़ रखा ताकि क्लास में आपको क्लियर कर दूं। अभी आप इसको जा करके इसी क्वेश्चन के आगे प्रिंट निकालिए, अपने हाथ से लिख दीजिए ये सारी चीजें। ये जो स्टेप्स है ना, ये आपके खुद की कलम से आपकी कॉपी पे होना चाहिए, बिकॉज वर्चुअल क्लास है यार, तो कुछ अपनी भी लिमिटेशन है ना। अगर क्लासरूम क्लास होती है तो फिर अलग क्लास जाती है, वर्चुअल मोड पे क्लास है तो अलग है। तो जो जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट आप एक बार लिख लेंगे फिर नहीं बोलेंगे। होप मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। आप इसका जाकर के ये सोल्यूशन अपने आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, बस इससे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है इसमें, बहुत है इतना, ठीक है। अच्छा उसके बाद यार ये जो क्वेश्चन है एरिया के ऊपर आता है। अब देखो सपोज सर्वे में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी आपने जैसे यार सपोज ये कोई सॉरी ये आपने किसी एरिया का मतलब बहुत से बड़ा एरिया सर्वे किया, उसका यहाँ पे मैप बना दिया। कल हमने स्केल पढ़ाया था, स्केल, ठीक है। स्केल में अभी जैसे मान लो अब जैसे कोई ये है तो इसमें 2 डायमेंशन होगी, एक लेंथ हो जाएगी एक विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो आप लेंथ नापेंगे स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आपकी ठीक है, वो आप उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ को स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों लीनियर डिस्टेंस है ना। तो सपोज इसमें जैसे अगर आपसे पूछ रहा है एरिया, देखो यार इस पे सवाल तो बनता नहीं, ठीक है, और अगर बनता भी है ना तो वो कैलकुलेटर से होगा नहीं, बट फार्मूला पूछ सकते हैं तुमको, ठीक है। फार्मूला कैसा पूछ सकते हैं, देखो अभी हमने क्या किया, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला लिखा, कैपिटल एल स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश, या स्मॉल एल क्या है, एल डैश अपॉन एल इंटू स्मॉल एल डैश। ये क्या है, ये है आपका एक्चुअल, ये है मेजर्ड लेंथ, ये है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड लेंथ जो चेन की है, और ये है करेक्ट, ठीक है। बट ये लीनियर डिस्टेंस के लिए एरिया, अगर हमें एरिया की बात करूं, एरिया में क्या होगा, लेंथ आ जाएगी और विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं इसको सेम सेम करना, कोई अलग चीज नहीं, एरिया अगर करेक्ट निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एल डैश अपॉन एल, एक लेंथ के लिए एक विड्थ के लिए, इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एंड जो मेजर्ड यहाँ पे लेंथ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर्ड एरिया। आपसे ये फार्मूला पूछा जा सकता है। देखो यार क्वेश्चन इस पे बनेगा नहीं, अगर बनेगा यार तो वो कैलकुलेटर से होगा नहीं। मैंने हालांकि यार मैंने क्वेश्चन ना ये आपके लिए रख रखा है, एक अच्छा वेरिएशन है, ये देखते हैं इसके बाद कौन सा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अलग वेरिएशन है। सो ये जो एरिया है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये चीज है, आप इस फार्मूले को हमने लिख रखा है, इसको याद कर एक कर लेना, दिमाग में रखना यार। अगर एरिया आ जाएगा तो लेंथ एंड विड्थ 2 डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व होगी, तो इसका स्क्वायर कर देना है। जो यहाँ पे लेंथ है वही यहाँ पे एक्चुअल एरिया हो जाएगा, ये जो मेजर्ड लेंथ है वो यहाँ पे मेजर्ड एरिया हो जाएगा, बस इतना याद रखना। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन उठा रखा है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, यस ठीक है, मैं क्वेश्चन अगर टाइम बचता है तो मैं करा दूंगा, ताकि ये यूज कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके पहले ये जो है ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ठीक है, देखता हूँ कितने लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं आता है आंसर कोई बात नहीं, बिकॉज पहला अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कल से टाइम लगता है। एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, इसको पढ़िए, क्वेश्चन को 2 मिनट सोचिए कि अप्रोच क्या होगी, आगे मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, अप्रोच को देखिए, बस क्वेश्चन को समझिए, अप्रोच क्या होगी माइंड में सोचिए कि यार कैसे स्टार्ट करना है। सोल्यूशन तो मैं दे दूंगा, ओके स्टार्ट करें सोल्यूशन। 24.9, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आंसर्स लेटर्स देखते हैं, बट यस हूएवर हैड ट्राइड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे। द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन वाज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन, ठीक है, कैपिटल एल 20 मीटर, ठीक है, एंड वाज फाउंड टू बी इक्वल एंड वाज फाउंड टू बी इक्वल टू, okay, the length of the survey line was measured with 20 meter chain and was found to be 1200 meter, means ये 1200 क्या है, measured length, ठीक है। measured length means L dash कितना है, 1200 मीटर, ठीक है। एज अ चेक, दो पार्ट में इसको इस तरीके से सेग्रीगेट कर लेते हैं, ओके। एज अ चेक आपने क्या किया, द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड, मतलब सेम लेंथ को पहले आपने 20 मीटर चेन के साथ नापा, एंड फिर आपने उसको दोबारा 25 मीटर की चेन के साथ चेक करने के लिए, द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विद अ 25 मीटर चेन,
दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है, एंड वाज फाउंड टू बी 1212, एल डैश इक्वल टू, ये क्या समझे, आपने कोई सपोज ए बी, ये एक लेंथ थी, ठीक है, जब आप इस लेंथ को 20 मीटर की चेन के साथ नापते हैं तो 1200 मिल रहा है, जब आप इसी लेंथ को 25 मीटर की चेन से नाप रहे हैं तो 1212 मिल रहा है। ऑन कंपेयरिंग, जब दोनों कंपेयर किया तो 20 मीटर चेन विद टेस्ट गाज, जब आपने इसको नापा टेस्ट गाज से की लेंथ कितनी है, इट वाज फाउंड टू बी 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मींस 1/10 मीटर, राइट, 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर लेंथ मींस, समझे, इसके लिए जो ये कितनी थी 20 मीटर वाली लेंथ कितनी लॉन्ग है, 1 डेसीमीटर, तो एल डैश इसके लिए कितना हो जाएगा 20, 1 डेसीमीटर मींस 1/10 मीटर इक्वल टू 20.1 मीटर। इतना क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट बेसिस में इतना ही है, ये लेंथ है यार, आप इसको चाहे 20 मीटर की चेन से नापो चाहे 25 मीटर की चेन से नापो, जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल, आई सेड रिमेंबर माय मार्क माय वर्ड, एक्चुअल या ट्रू, वो तो सेम ही आएगी। क्लियर, इतना समझ आ रहा है यार, वो तो क्लियर ही आएगी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा बस इतने है, बस ये इतने कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको क्या करना है, 3 चीजें इसमें दे रखी, ये जो आपने 20 मीटर की जो चेन यूज कर रखी है ना, ये इससे आपको 20 मीटर पता है, एलोंगेशन पता है, मेजर्ड वैल्यू पता है, आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या, कैपिटल एल स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश। वेरी गुड, जो भी जिसने भी अटेम्प्ट लिया वेरी गुड, कैपिटल एल डैश आई थिंक, ओके। एल कितना हो जाएगा 20, एल निकालना है, एल डैश कितना है 20.1, एल डैश कितना है 1200 मीटर, ठीक है। एल कितना हो जाएगा 20.1 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 20, 1206 मीटर। क्या ये एक्चुअल लेंथ है, मींस ये जो हमने 1200 निकाली है, ए बी, आपने 20 मीटर की चेन यूज की, 1200 मीटर नापी, 10 1 डेसीमीटर या 0.1 मीटर ज्यादा थी, एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई 1206। अब अगर एक्चुअल लेंथ इतनी है यार, इसको अगर आप 25 मीटर की चेन से नापोगे, एक्चुअल लेंथ तो यही रहेगी, है ना, ओके। अब इसके लिए दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, इनको क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाली चेन को पकड़ लेते हैं, एल कैपिटल एल स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश। कैपिटल एल कितना है 25 मीटर। अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल, एक्चुअल कितना हो जाएगा आपका, यहां से मिलेगा, समझे, 1206, ठीक है। एल डैश निकालना है आपको, एक्चुअली इन्होंने ये बताया नहीं, बस यही इसमें पूछना था, इन्होंने ये पूछा, अभी तक ये बोल दे रहे हैं कि 1 डेसीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 18 शुरुआत में बढ़ गई है, राइट। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर चेन यूज्ड, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी वो निकालनी है, एक्चुअल है नहीं पता वही तो निकालनी है, एल डैश, एल और मेजर्ड लेंथ कितनी आ गई दे रखी है 1212, क्लास प्लीज एल डैश कितना आ जाएगा 24.876 मीटर, क्लास गॉट द आंसर, एनी डाउट, अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एक्चुअली इतना बड़ा क्वेश्चन उठाने के पीछे कॉन्सेप्ट इतना था, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपसे, ये तो है, इससे आपका अब इसमें और ज्यादा वेरिएशन की ना जरूरत नहीं है, ठीक है। करने को मैं भी इसमें और भी कर सकता हूँ बैठ करके, बट वो नहीं, इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, मीन्स आपको आपको एल पता चल गया, एल डैश पता चल गया, ये चीज आ गई, और ये फार्मूला याद हो गया, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना इस लेवल का जाएगा नहीं, इससे नीचे रहेगा, और आपने यहाँ से पढ़ करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, अब आप इसका सवाल गलत नहीं कर पाओगे। क्लियर, क्लास क्लियर है या एनी डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। जिस किसी ने भी 20, आई थिंक देयर वाज पर्सन, आई थिंक मनीता, राइट, यस, सी, बाकी जिसने भी किया मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया, आई थिंक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ तक पहुंचे थे, कांग्रेचुलेशन, आई थिंक उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट, ओके। एक क्वेश्चन रहा, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, 5 मिनट का टाइम है, इसको हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा कि किस तरीके से यूज होता है, वो हम मेरे ख्याल से बाद में टेकअप कर लेंगे, पहले कुछ क्लास की जो इंपॉर्टेंट चीज है ना पहले वो डिस्कस करें, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, जैसे ना सपोज अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, आपने क्या कर दी, रॉन्ग चेन यूज की है, ठीक है, रॉन्ग चेन यूज की, रॉन्ग चेन मतलब 20 मीटर यूज की, 20.1 थी या 20.14 थी, लाइक दैट, आपने उसको करेक्ट किया, यहाँ से आपने क्या निकाल दी, करेक्टेड लेंथ निकाल दी। तो ये जैसे चेन की वजह से आपको करेक्शन होता है, इस तरीके से बहुत से करेक्शंस होते हैं, जितना मैंने एनालिसिस से देखा हुआ है वो और भी करेक्शंस हैं। कौन कौन से करेक्शंस है, आपने सपोज आपने जैसे यहाँ से
ये एक पॉइंट था, यहाँ चलेगा, ए से बी नाप लिया, ठीक है। बट यार देखो, अब ये ऐसा फ्लैट सरफेस तो होगा नहीं हमेशा, नहीं होगा, हो सकता है ग्राउंड आपका स्लोप पे हो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये ग्राउंड से, अब ऐसा होगा नहीं, हो सकता है अनड्यूलेटिंग हो, राइट, मतलब अनड्यूलेटिंग हल्का हल्का सा चेन, तो आप यही चीज फॉलो करेगी, है ना। तो आपकी ए एंड बी के बीच की जो करेक्ट लेंथ होगी वो फिर से गलत हो जाएगी बिकॉज ऑफ अनड्यूलेशन। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, कभी कभी हम पेग लगा देते हैं, पेग के ऊपर हम इस तरीके से टेप को हैंग कर देते हैं, है ना, इन पोस्ट से, फिर यहाँ से ये लेंथ निकालने की कोशिश कर देते हैं। बट फिर से इसमें क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये ऐसे तो रहेगी नहीं, ग्रेविटी होता है, थोड़ा सा तो सैक कर जाएगी, मीन्स तो जो एक्चुअल लेंथ होगी, अगर मान लीजिए 100 है, 100 मीटर है, ये एक्चुअल है, तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, मोर देन 100 हो जाएगी। नहीं, क्यों, क्योंकि आप अगर इससे मेजर करोगे 100 है, इतनी तो थी, आपने इस तरीके से मेजर कर लेना। ये क्या है, सैग, इसको बोला करते हैं सैग, ये सैग कर गया आपका टेप, चेन आपकी सैग कर गई, तो इसकी वजह से करेक्शन लगाना होता है, ठीक है। वो जो सैग, या जैसे अभी मैं करेक्शन समझा देता हूँ, सपोज, है ना, या जब इस तरीके से था, मान लीजिए ये एक लेवल सर्फेस, तो बहुत माइनर सा, जैसे ग्राउंड सा इस तरीके का स्लोप है, ये पॉइंट ए था, ये बी था, हल्का सा राइज था, आप यहाँ पे गए, खड़े हो गए, आपको निकालनी थी ये लेंथ, बट ड्यू टू दिस स्लोप आप चेन यहीं पे तो लगा के आओगे। सपोज ये जो राइज है, ये एच है, ये डी है, तो आपको, आप नाप के लाए हैं, मेजर्ड आपकी एल है, चाहिए आपको डी, इसके लिए करेक्शन लगाना होता है, ये होता है, इसको बोला करते हैं स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन, ठीक है। मींस आपने जो वैल्यू मेजर की है उससे करेक्ट करने के लिए अगर स्लोप है तो स्लोप करेक्शन रहेगा, ठीक है। ग्राउंड में एंडुलेशंस थे, आपने पोस्ट के ऊपर वो टेप को हैंग करके आपने मेजर किया, बट ड्यू टू ग्रेविटी वो थोड़ा सैग कर गया, तो सैग की वजह से आपने मेजर्ड वैल्यू विल बी मोर देन ट्रू वैल्यू, तो उसके लिए करेक्शन लगेगा, ठीक है। या जैसे कभी तीसरा है टेम्परेचर, तो उसकी वजह से डेल्टा एल कितना हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी, उसकी वजह से आपकी चेन इंक्रीज कर गई, ये चीजें। अच्छा, आपके लेवल का जो एग्जाम है ना, उसके ऊपर स्लोप करेक्शन का कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पूछेगा तो उसको छोड़ देना, क्योंकि एच स्क्वायर बाई 2l करने बैठ जाओगे ना, हो गई नहीं। और ना ये पूछा था कि ये इस स्कोप के बाहर है, ये मैंने एसएससी के एक भी एग्जाम में ना, एसएससी जेई में ना, इसका कैलकुलेशन नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया, जो पूछा गया वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना, यस, काम आएगा, ठीक है, जो पूछा गया वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने ये बता दिया, आपने जो कोई अगर मेजरमेंट ले लिया है, राइट, तो उसमें कौन कौन से करेक्शंस लगते हैं, ठीक है। अब हम वो करेक्शंस का, बस साइन का इसमें इंपॉर्टेंट है, करेक्शन का वैल्यू नॉट इंपॉर्टेंट, करेक्शंस वैल्यू नॉट इंपॉर्टेंट, बट साइन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये साइन जरूर याद रखना, आपसे एग्जाम में सीधा साइन पूछा जाएगा। सपोज अब डिस्कस करते हैं स्लोप करेक्शन, जैसे स्लोप अभी मैंने बताया ये इस तरीके का है, ये आपकी स्लोप हो गई, ठीक है। आप गए, ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये थोड़ा राइज हो गया एल, अब ये एल मेजर करके ले आए, ठीक है, बट एक्चुअल तो ये डी नहीं रखता, उसको एल डैश कर लेता हूँ। अब एल डैश नाप के लिए, एक्चुअल कितना है एल, तो आपकी जो एल डैश है, ठीक है, एल डैश विल बी मोर देन एल, मींस मेजर्ड वैल्यू मोर देन एक्चुअल, तो करेक्शन क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया वेरी गुड। आपसे पूछा क्या जाएगा, साइन ऑफ स्लोप करेक्शन, ये क्या है, ये स्लोप होगी ना, स्लोप, तो ये जो हमने पढ़ा ये क्या है, स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन, ठीक है। आपसे स्लोप करेक्शन में कैलकुलेशन कभी नहीं पूछेगा, मैंने देखिए मैंने उसका वो लिख रखा है, ठीक है, ये रहा स्लोप करेक्शन, एच स्क्वायर बाई 2l, ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंस का नहीं, एल का स्क्वायर करने बैठेंगे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना, एच मान लीजिए ये होगा नहीं बिना कैलकुलेट, और ये पूछा नहीं जाएगा, आज तक पूछा भी नहीं गया कभी एसएससी जेई में भी, तो इसके कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे अपन, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इसके साइन को याद रख, तो जो स्लोप करेक्शन है ना भाई, स्लोप करेक्शन, इसका जो साइन होगा, क्योंकि आप मेजर ये करके ले आए, ट्रू तो ये थी, मीन्स आप ज्यादा ले आए, करेक्ट करने के लिए करेक्शन क्या लगोगे, नेगेटिव ही तो लगाओगे यार, तो स्लोप करेक्शन का साइन जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज द साइन ऑफ स्लोप करेक्शन, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है, स्लोप करेक्शन का साइन क्या है, नेगेटिव, बस कैसे नेगेटिव है ये एक्सप्लेन है, और इतना आपको याद करना है। नोट्स में मैंने लिख रखा है, ये जो फार्मूला दे रखा है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट्स में लिख देना, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। साइन वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो मैंने लिख रखा है क्या होता है स्लोप करेक्शन, क्या उसका वैल्यू होता है, ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली सैग करेक्शन क्या हो जाएगा, सपोज, ठीक है, अभी मैंने पोस्ट बनाया था, ये रहा, ये आपके दो पोस्ट थे, ये आपकी एल तो एक्चुअल है, बट आप थोड़ा सा
सैग कर गया, तो आपकी जो मेजर्ड हो जाएगी, ये मान लीजिए आप एलडेस लेके आए, ये क्या है, सैग करेक्शन। सैग करेक्शन क्या चीज़ है, समझते हैं इसका साइन कैसा आएगा, सैग करेक्शन। तो मेजर मान लीजिए ये ना यार, है ना, ये तो इतनी फ्लैट है, तो फ्लैट आपने निकाली, थोड़ी सी कर्व हो गया ड्यू टू सैग की वजह से, ग्रेविटी एंड ऑल। तो मेजर्ड आपकी वैल्यू, मेजर्ड लेंथ, ठीक है, विल बी मोर देन एक्चुअल। करेक्ट करने के लिए करेक्शन क्या लगाओगे, करेक्ट करने के लिए कम करना है, नेगेटिव तो लगाओगे यार, अरे बोलो नेगेटिव, बस साइन याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक करेक्शन का साइन क्या होता है, नेगेटिव, याद हो जाएगा। और ये चीज रिमेंबर करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। कई बार सवाल पूछा गया है इस पे, आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे एसएससी उठा के, कई बार पूछा गया। नेगेटिव क्यों आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द सेक करेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट। कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा कि सेक करेक्शन कैलकुलेट करके बताओ, कभी नहीं पूछेगा कोई, पूछेगा साइन, तो साइन याद रखना है, इसको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सेक करेक्शन मैंने नोट्स में देख लीजिए, सेक करेक्शन ये मैंने इस तरीके से पूरा बना रखा है, क्या चीज होता है, क्यों करते हैं, नॉल नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेक करेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। ये इस तरीके का अरेंजमेंट कुछ बनाया जाता है सेक करेक्शन, जब जब सेक से जब अपन इसको हैंग करके ये मेजर निकालते हैं, एक ऐसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है, इतना क्लियर है, राइट। ये सेम मैंने टेम्परेचर करेक्शन का बोल दिया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। टेम्परेचर करेक्शन यार, है ना, टेम्परेचर करेक्शन, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, कई बार पढ़ा होगा। एल इसकी लेंथ हो गई टेप की, अल्फा उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर करेक्शन से नेगेटिव, ठीक है, माइनस कर देना आपको उसमें से, सिंपल, बस ये साइन याद करने हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज आती है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सर्विंग। हाँ, अभी क्योंकि एक दो क्लास हो गई तो इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज आप चेन सर्वे जब करते हैं ना, चेन सर्वे, इसका एक प्रोसीजर होता है। चेन सर्वे आपको, लेट सपोज यार कोई बड़ा सा एरिया है, आपको उसको सर्वे करना है, सर्वे करना है चेन सर्वे से, तो जो फील्ड वर्क होगा, फील्ड वर्क इन चेन सर्वे, सपोज यार आप ऑफिस में बैठे थे, आपको एरिया सर्वे करना है, क्या करोगे, कुछ स्टेप्स होंगे ना, कोई एरिया मेजर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक होता है, एक उसको एक टेक्निकल नाम है रिकॉनाइजेंस। रिकॉनाइजेंस, रिकॉनाइजेंस का मतलब क्या होता है कि आप साइट पे जाओगे, रफ आइडिया लोगे, जो कंट्रोल पॉइंट से, सपोज कि आपको वो कुछ कंट्रोल पॉइंट्स आपको सेट करने पड़ेगा ना, क्योंकि सर्वे क्या है, ये हमेशा एक रिलेटिव ही रिलेटिवली तो आप पॉइंट्स को लोकेट करते हैं मैप पे। सपोज कहीं के ऊपर कोई ऐसा बेंचमार्क्स मिल जाएगा, वो ले लेंगे, या कोई टावर मिल जाएगा, या कोई रिवर का कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, ये इसको बोला करते हैं, जिनके रिस्पेक्ट में आप सर्वे स्टार्ट करते हो, इनको बोला करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स में। और जो मेन होंगे इनको क्या बोलते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। तो आप किसी एरिया का, जिस एरिया टू बी सर्वेड था, आपको इसको सर्वे करना है, लेंथ वगैरह निकालना है, जो भी करना है यार, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से उठ के गए, एरिया को एक बार विजिट किया, ये आप उठे, ठीक है, ये आपका कार था, उतर, ये एरिया सर्वे कर दिया, ठीक है। ये एरिया जो सर्वे किया, ये चीज, ठीक है। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को आपने ये डिफाइन कर दिया यार कि इनके रिस्पेक्ट में अपन करेंगे, ठीक है। प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन, मार्क माय वर्ड, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन, जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, जो वर्ड्स टेक्निकल बोल रहा हूँ, एज इट इज आपको मिलेगा। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड, ठीक है। ये जो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉग्नाइजेंस, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। क्यों करोगे, क्या करके क्या करोगे, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इन ऑर्डर टू हैव एन आइडिया, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए, आइडिया ऑफ टेरेन। टेरेन मतलब क्या, आसपास का क्या है, ग्राउंड क्या है, टेरेन। प्रिंसिपल फीचर्स आपने, एंड टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फीचर्स। प्रिंसिपल फीचर मतलब यार जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, प्रिंसिपल फीचर्स, ठीक है। जो इस तरीके से जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आपने सेट कर लिए, इसका जो आइडिया लेने का जो प्रोसीजर, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन, इसको बोला करते हैं रिकॉग्नाइजेंस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्लेन सर्वे में, चेन सर्वे में सॉरी, जो फील्ड वर्क है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिकॉग्नाइजेंस। पहला इस तरीके से पूछेंगे, या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज रिकॉग्नाइजेंस। कई ऑप्शंस लिखे होंगे, उसमें एक ये भी होगा, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड, दिस इज रिकॉग्नाइजेंस। क्लियर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पूछा हो जाएगा क्लास। बस इसमें यार इतना ही पढ़ना है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके क्या ही करूँ, जो चीज आपके रेलेवेंस की नहीं, मैं उसके ऊपर बैठ के घंटों एक्सप्लेनेशन दो, कोई मतलब नहीं है। स्टडी स्मार्ट बस यही तरीका होता है, किस चीज को कितना पढ़ना है और किस डेप्थ तक जाना है,
उससे ज्यादा जाओगे तो भी वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बेयर मिनिमम तो पता ही होना चाहिए यार कि ये बस इतना ही है। तो जो टू द पॉइंट सटीक स्टडी है ना, बस उतनी है। रिकॉग्नाइजेंस आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेंस क्या है? चेन सर्वे में जब अपने फील्ड वर्क किया, पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस होता क्या है? प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड। क्यों जाओगे? क्यों? ट्रेन का आइडिया हो जाए, प्रिंसिपल फीचर आप डिसाइड कर लो ये। अच्छा, अब इसके बाद एक तो हो गया, आपको क्या करना है? पहला हम है कहाँ पे? पहला है हम फील्ड वर्क इन चेन सर्वे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया रिकॉग्नाइजेंस, ठीक है। आप घूम के साइड पे आ गए, ठीक है। थोड़ा तफरी लेके आगे, कहाँ से एरिया करना है क्या नहीं करना, प्रिंसिपल फीचर डिसाइड कर दिए, इसके रिस्पेक्ट में करना है। दूसरा स्टेप क्या है? मार्किंग ऑफ स्टेशन, ठीक है। मार्किंग ऑफ स्टेशन, स्टेशन का मतलब है जहाँ पे जाकर अपना लेवल वगैरह रखोगे, उसको सेट करोगे, इवेल्युएट करोगे। मार्किंग ऑफ स्टेशन आप कहाँ करोगे कि यार थोड़ा सा फ्लैट सरफेस हो, विजिबिलिटी अच्छा हो, राइट। जो अभी हमने पढ़ा क्या था भाई? वेल कंडीशन ट्राइंगल, है ना। वेल कंडीशनड ट्राइंगल, इनका एक लेआउट बना दोगे ताकि इनकी विजिबिलिटी ठीक रहे। मार्किंग ऑफ स्टेशन आपने कर दिया, बस ये होता है दूसरा स्टेप, आपने मार्किंग ऑफ स्टेशन कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है भाई? तीसरा हो गया, अब जाके आप सर्वे कर लो यार, रनिंग ऑफ सर्वे लाइंस, ठीक है। एंड हाँ, एंड चौथा पॉइंट आपका क्या हो गया? ऑफसेट्स वगैरह ले लिए अगर कोई सर्वे लाइन से, टेकिंग ऑफसेट्स, बस ये होता है प्रोसीजर। ये 4 स्टेप्स होते हैं फील्ड वर्क इन द सर्वे। बाकी आप मैप वगैरह बना देना, हो गया। ये आप पूछ सकते हैं, मैंने चारों बता दिए कि रिकॉग्नाइजेंस होगा, फिर मार्किंग ऑफ स्टेशन होगा, फिर उसके बाद रनिंग ऑफ द सर्वे, टेकिंग ऑफसेट्स। देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। फील्ड चेन सर्वे अगर मैं सिर्फ, है ना, पहला बस ये होगा फील्ड वर्क ऑफ द चेन सर्वे में जो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉग्नाइजेंस बस ये है आपका प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। इससे ज्यादा इसमें पूछना है, इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछा जाए। इतना क्लियर है क्लास? ऑलराइट, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। इससे ज्यादा है यार, अब इससे ज्यादा मैं उसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं। जितना आपके रेलेवेंस का है बता दिया। सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने एक बार एक एक देख लिए थे, वहां से आपके जो जितने कॉन्सेप्ट आपके पूछे गए, उन सब चीजों को एक अच्छे से नोट्स बना करके, और जो ऐसो जो से अलाइड कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। बाकी जो चेन करेक्ट लेंथ है उसके 4-5 वेरिएशंस बता दिए, उससे ज्यादा वेरिएशन कभी पूछा नहीं जाएगा। आप लोग, मैंने इस क्लास में जितना करा दिया ना, इससे यार जेई छोड़ो, अपना ए तक के लेवल का आप देख लेना क्वेश्चन उठा करके, इससे ज्यादा वेरिएशन चेन में नहीं आया होगा, नहीं आएगा। आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा ना, उसका सोल्यूशन देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये नहीं। इतना क्लियर है आपको? आई होप, आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया है। आई थिंक देयर वाज अ स्टूडेंट हु हैज मेल्ड मी, यस, उनका एक डाउट था। आई थिंक वेदर सी इज, व्हाट वाज द नेम, आई थिंक लेट मी ओपन द माय मेल। उनका एक डाउट था, सर, यस, यू थिंक सुजाना? यस यस, ओके। पर एक डाउट था, मैं वो उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। रेस्ट अगर Yes. किसी को देखना है तो वो स्टे कर सकता है, एल्स यू मे स्किप द क्लास। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेस क्लास। हाउएवर, जिनका डाउट है, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, क्लास का कुछ जो अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से रखते हैं, जो डाउट्स है ना वो मुझे आप लोग मेल कर देंगे। मैं मेरी क्लास ओवर होने के बाद उनके जो पर्टिकुलर जो पर्सन है ना, उनसे 1 to 1 मैं एड्रेस करके उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मेरी क्लास यहाँ पे एंड हो गई है आज की। कल के लिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, अभी सारे लोग मत जाइएगा। कल की क्लास के लिए मैं बता देता हूँ, कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ाऊंगा? कंपास सर्वे पढ़ाऊंगा मैं। कंपास सर्वे में आपके लिए एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि सारे तो ग्रेजुएट ही है, पढ़ लिख के आए हो, ठीक है, पढ़ के अगर आओगे तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। इसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट ये लंबी क्लास जाएगी। आई थिंक कल की तो पूरी क्लास मेरी इसी में जाएगी। हो सकता है परसों की भी थोड़ी क्लास चली जाए, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। मेरी बियरिंग क्या होता है शुरू करेंगे बेसिक से, बिल्कुल। बियरिंग क्या होता है, ट्रू बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन क्या है, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन क्या है, बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन क्या है, ठीक है। कन्वर्जन बताऊंगा, होल सर्कल से क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल से होल सर्कल, ठीक है। उसका डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं याद करना, बस 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, अगोनिक लाइन क्या होती है, आइसो क्लिनिक लाइन क्या होती है, क्लिनिक लाइन क्या होती है, डिप क्या होता है, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन क्या है, ये जो लाइन पूछ रहा भाई, कई बार सवाल पूछा गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप देख के देखना कि मेरे ख्याल से 100 के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेईई में, सिर्फ इस टॉपिक। कंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। कंपास नहीं मिस कर सकते। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है ना, लेवलिंग। लेवलिंग नहीं मिस कर सकते आप, बहुत इंपॉर्टेंट। इन पे मैं ज्यादा टाइम दूंगा। आई थिंक मेरी जो दोनों क्लास है ना, आई थिंक इन दोनों क्लास को ना 3 दिन से मुझे मिनिमम, मुझे 3 दिन चाहिए इस क्लास को कवर करने के लिए,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का मतलब मैंने जो डिवीजन ऑफ टाइम रखा है ना, वो इसी तरीके से रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस। जो सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड, उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम दूंगा। मेरा 6 दिन में नहीं कवर होगा, मैं सैटरडे एक्स्ट्रा लगा दूंगा, नो इशू। बट आपको मैं पूरा क्लियर करके जाऊंगा कि इनसे आपको सारे क्वेश्चन आप उठा के ना एसएससी जेईई के लगा दोगे ना, एक एक क्वेश्चन आपका लगेगा। कोई आप किसी को उठा के कहीं से भी कर लीजिएगा, उससे ज्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। और भी सब्जेक्ट से करने के लिए रेशनल हमेशा प्रिपरेशन रखनी, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, कौन से स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन से वो बताऊंगा, ठीक है। और यस, ये बाकी कल की क्लास में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे आ जाना। हालांकि मैं वेट करता ही हूँ, लेकिन 8 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये कल की क्लास के लिए है, ओवरव्यू है। थोड़ा सा जिनको आता है वो पढ़ के आइए प्लीज, नहीं आता है कोई बात नहीं, सारी चीजें मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको करा के जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी अब मेरी क्लास ओवर हो चुकी है, जिनके डाउट्स है मैं वो एड्रेस कर लेता हूँ। आई थिंक प्लीज कंफर्म, आई थिंक सुजाना, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? आई थिंक शी इज नॉट प्रेजेंट। हेलो, ओके, प्लीज कंफर्म, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? I think she's not there, sir. ओके, सो देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस द डाउट्स। ओके, कल देख लेते हैं, कल की क्लास में देख लेंगे। हो, आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया क्लास को। अगर कोई डाउट है प्लीज, अगेन एट लास्ट, कोई डाउट है तो मैं अपना मेल आईडी फिर से लिख रहा हूँ, स्पेस्ड रिवीजन 2024@gmail.com, ठीक है। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं इसी तरीके से क्लास ओवर होने के बाद आपके 1-to-1 डाउट्स को एड्रेस कर लूंगा, ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट में इतना ही करना है। जो ये इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। ये 4 पे जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए उसके सॉल्यूशंस को आप अपनी कलम से, पेन से लिख करके वहां पे लिख दीजिए, सो दैट वो आपको याद रहे। लीनियर मेजरमेंट्स में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी की कल की क्लास के लिए कल डिस्कस करके छोड़ देते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, कोई डाउट है मुझे प्लीज मेल कर सकते हैं, मैं एड्रेस कर लूंगा। थैंक यू फॉर द क्लास, होप यू हैव एंजॉयड। बाकी आपके फीडबैक आर मोस्ट वेलकम। अगर कुछ चीजें इंप्रूव कर सकता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू। ओके, आई थिंक द क्लास इज ओवर। Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Good night. गुड नाइट।